हे भगवान, क्या हम गरीबों के चूल्हे पर हमेशा दाल चावल ही पकेगा क्या? आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? सुभद्रा की ये बात घर के दरवाजे पर खड़ी गौरा सुन लेती है, जो अंदर आकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को उनकी पसंद का खाना भी नहीं खिला सकती। अगर कल को सरकार से राशन में दाल चावल मिलना ही बंद हो गया तो मैं अपने बच्चों को क्या भूखा सुलाऊंगी? नहीं नहीं, लेकिन करूँ भी तो क्या? जो काम मैं करती हूँ उससे आने वाले पैसे इन दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा हो जाते हैं। अब इनके पिताजी तो है नहीं जो घर का खर्चा उठा ले। गौरा अपने हालातों को देखकर बहुत उदास हो जाती है। गौरा अपनी रसोई के चूल्हे पर दाल चढ़ा ही रही थी कि तभी उसका बेटा गोपाल उसके पास आकर कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा कुछ देर रुक जा, चावल बन गए हैं, दाल बनने के लिए रखी हुई है। माँ आज फिर से दाल चावल? अरे आप दाल चावल के सिवा कुछ और भी बना लिया करो ना, मैं पक गया हूँ रोज रोज ये दाल चावल खा खा कर। बेटा गोपाल, हम गरीबों को राशन में दाल और चावल ही मिलते हैं तो वही बनेंगे ना बेटा, और कितने लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता, तो इसलिए तुम शुक्र करो हमें ये मिल रहा है और इतने स्वाद बनते हैं दाल चावल। क्या हर्ज है रोज खाने में? मुझे नहीं अच्छे लगते दाल चावल, मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने, पैसे दे दो। पैसे होते बेटा तो दाल चावल नहीं बनाती, अब देख खाना तो यही पड़ेगा तुझे। गोपाल को अपने घर में बनने वाले दाल चावलों से बहुत नफरत थी, तो वहीं गोपाल की बहन सुभद्रा रोज अपने कॉलेज जाने के लिए लंच में दाल चावल ही लेकर जाया करती थी, जिसके कारण एक दिन जब कॉलेज में लंच टाइम था तो सुभद्रा के पास उसकी दोस्त निशा आकर कहती है, क्या यार सुभद्रा, तू रोज रोज हमसे अलग आकर लंच क्यों करती है? चल ना, सब कैंटीन में बैठे हैं, वहीं लंच करते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे पास ना पैसे नहीं है कि मैं कैंटीन में जाकर कुछ खाऊं। तो तू वहाँ अपने घर का लंच खा लिया करियो, हम भी चख लेंगे तेरा लंच। अगर इन सबको पता चल गया कि मैं रोज रोज दाल चावल लाती हूँ तो ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं निशा, तुम जाओ, मैं अकेले लंच कर लूंगी। नहीं, आज तो मैं देख कर ही रहूंगी कि तुम ऐसा लाती क्या हो खाने में जो हमसे शेयर नहीं करना चाहती। इतना बोलकर निशा जबरदस्ती सुभद्रा का लंच बॉक्स छीनने लगती है और इसी छीना छपटी में सुभद्रा का लंच नीचे जमीन पर गिरकर खुल जाता है और उसके सारे दाल चावल भी बिखर जाते हैं। तो वहीं उसके लंच में ये सादा खाना देखकर निशा कहती है, तो इस खाने के लिए हमारे साथ खाना नहीं खा रही थी? अरे सिंपल से दाल चावल ही तो थे। कोई नहीं, चल मैं तुझे अपना खाना खिला दूंगी, मेरे लंच में मटर पनीर है। नहीं खाने मुझे तुम्हारे मटर पनीर, मैं तो दाल चावल में खुश हूँ। इतना बोलकर सुभद्रा अपना लंच बॉक्स उठाती है और कॉलेज से घर चली जाती है। उसके आते ही गौरा उससे कहती है, आ गई बिटिया, आजा, खाना बन गया है, खा ले आकर। सुभद्रा दोबारा से अपने घर की थालियों में दाल चावल देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ मुझको भूख नहीं है, आप ही खा लो। इतना बोलकर सुभद्रा अपने घर के आंगन में बैठ जाती है और आसमान की ओर देखकर कहती है, हे भगवान, क्या हम गरीबों के चूल्हे पर हमेशा दाल चावल ही पकेगा क्या? आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? सुभद्रा की ये बात घर के दरवाजे पर खड़ी गौरा सुन लेती है, जो अंदर आकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को उनकी पसंद का खाना भी नहीं खिला सकती। अगर कल को सरकार से राशन में दाल चावल मिलना ही बंद हो गया तो मैं अपने बच्चों को क्या भूखा सुलाऊंगी? नहीं नहीं, लेकिन करूँ भी तो क्या? जो काम मैं करती हूँ उससे आने वाले पैसे इन दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा हो जाते हैं। अब इनके पिताजी तो है नहीं जो घर का खर्चा उठा ले। गौरा अपने हालातों को देखकर बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, जिसके कारण उनको रोज दाल चावल ही खाने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन गोपाल अपने दोस्तों के संग गांव से बाहर घूमने गया था। वहां से वापस आते हुए गोपाल का एक दोस्त सोहन उससे कहता है, गोपाल यार, बहुत भूख लग रही है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तेरा घर यहीं पास में है, चलना कुछ खिला दे अपने घर ले जाकर। मेरे घर पर इस वक्त कुछ बना नहीं होगा, और बना भी होगा तो वो गरीबों वाले दाल चावल। भाई तेरी मम्मी बना देंगी ना जो कुछ जल्दी बन सकेगा, प्लीज ले चलना यार। सोहन और बाकी सभी दोस्त गोपाल से जिद करते हैं, जिसके चलते उसको जबरदस्ती अपने दोस्तों को अपने घर ले जाना पड़ता है, जहां उन सब के आने पर गोरा कहती है, अरे गोपाल, तेरे दोस्त आए हैं घर, आओ आओ बच्चों, अंदर आओ, मैं तुम सबके लिए पानी लाती हूँ। आंटी जी, पानी तो बाद में भी पी लेंगे, लेकिन अभी हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें कुछ खिला दो। ये गोपाल तो हमें घर ही नहीं ला रहा था,
हम ही जबरदस्ती आए हैं। आंटी जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। अरे बच्चों, अच्छा किया। मैं जल्दी से तुम सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर लाती हूँ, बस थोड़ी देर रुको। गौरा जल्दी से सबके लिए दाल चावल बनाकर उन्हें परोसती है और खाना खाने के बाद सभी अपनी उंगलियां चाटते हैं। जिसके बाद सोहन कहता है, आंटी जी बहुत अच्छे दाल चावल बनाए थे आपने। सच में पेट भर गया लेकिन दिल नहीं। अगली बार हमारा जब मन होगा दाल चावल खाने का, हम आपके घर आ जाएंगे। हाँ कभी भी आ जाना, यहाँ तो यही सब बनता है रोज। हाँ हाँ बेटा, जरूर आना। इतना बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन सबकी बातें कॉलेज से आई सुभद्रा सुन लेती है, जो उन सबके जाने के बाद अंदर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये गोपाल के दोस्त आपके बनाई दाल चावल की बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। देखो माँ, ये तो हम रोज खाते हैं, इसीलिए अब ये हमारे लिए आम सा स्वाद हो गया है। लेकिन जैसे गोपाल के दोस्तों ने खाकर इसकी तारीफ की, वैसे ही कोई और भी अगर ये दाल चावल खाएगा तो तारीफ ही करेगा। तू कहना क्या चाहती है बिटिया, साफ साफ बोल। माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना आप दाल चावल का ठेला लगाओ, वो भी हमारे कॉलेज के सामने। बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो सादा घर का खाना खाना पसंद करते हैं और आपके बनाए दाल चावल सच में बहुत टेस्टी है। पर बिटिया कैसे कैसे इंतजाम होगा एक ठेले लगाने का? वो सब मैं कर लूंगी। वैसे भी राशन से हमें इतने चावल मिल ही जाते हैं कि हमारे खाने के बाद भी चावल बच जाते हैं। हम उनका इस्तेमाल करके अपना काम शुरू कर सके। सुभद्रा एक लकड़ी की टूटी फूटी रेड़ी का इंतजाम करती है, जिसके बाद वो उसकी अच्छे से मरम्मत करके उसे साफ सुथरा रूप देती है। और अगले दिन सुबह सुबह गौरा और सुभद्रा बहुत सारे दाल चावल बनाने की तैयारी करते हैं। कुछ देर में जब खाना बनकर तैयार हो जाता है, तो वो लोग उस खाने को बड़े बड़े पतीलों में डालकर रेड़ी पर रखते हैं और एक छोटा सा स्टोव भी उस रेड़ी पर रखते हैं, ताकि समय समय पर वो खाना गर्म कर सके। अब दोनों माँ बेटी सुभद्रा के कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ देर में कॉलेज के बाहर ही अपनी रेड़ी रोककर खड़ी हो जाती है। कुछ देर में जब कॉलेज से आने वाले बच्चे कॉलेज के बाहर दाल चावल की रेड़ी देखते हैं तो हैरान होते हैं। उन्हीं में शामिल निशा जब ये देखती है और साथ ही सुभद्रा को भी खड़ा देखती है, तो वहाँ आकर कहती है, सुभद्रा, ये सब क्या है? तुम आज कॉलेज नहीं आओगी क्या? और ये किसकी रेडी है? अरे ये मेरी और मेरी माँ की है। गरीब के दाल चावल नाम की रेड़ी है। यहाँ तुमको राजमा चावल, चने की दाल चावल, मसूर की दाल चावल आदि सब मिलेंगे। क्या दाल चावल? अरे ये खाना तो लोग जब घर पर बने तब नहीं खाते, तो बाहर क्यों खाएंगे? इससे अच्छा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ और काम कर पाओगी, वरना ये गरीब के दाल चावल तुमको गरीब ही बना कर रखेंगे। निशा इतना बोलकर जाने लगती है कि तभी कॉलेज के कुछ बच्चे सुभद्रा और गौरी की रेड़ी के पास आकर दाल चावल की एक एक प्लेट लगाने को कहते हैं। ऐसे ही देखा देखी बहुत बच्चे और आते हैं और थोड़ी देर में लगभग हर बच्चा दाल चावल की प्लेट खाकर उसकी तारीफ करके कॉलेज जाता है। पहले ही दिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर गौरा बहुत खुश थी और आधे दिन में ही उनके दाल चावल बिक जाते हैं। जिसके बाद गौरा घर आकर रात के खाने के लिए जब गोपाल को बुलाती है, तो खाने में इस बार दाल चावल की जगह सब्जी रोटी और रायता देखकर गोपाल कहता है, अरे वाह, आज दाल चावल नहीं बने, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार दाल चावल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हमारा रोज का खाना किसी के लिए कभी कभी खाने वाली चीज होती है, और जब उनको वो कभी कभी खाने वाली चीज टेस्टी मिलती है तो वो उसके लिए रोज आते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब हम दाल चावल खाने वाले गरीब नहीं रहेंगे, बल्कि अब हम अपने दाल चावल खिलाएंगे बाकी सब लोगों को भी, वो भी पैसों में। सुभद्रा सब कुछ गोपाल को बताती है, जिसके बाद गोपाल बहुत खुश होता है और अगले दिन से सुभद्रा अपने कॉलेज की पढ़ाई संभालती है और गोपाल अपनी माँ के साथ दाल चावल का ठेला। जानकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है, तभी जानकी के दरवाजे पर कोई अनजान व्यक्ति आता है जो बाहर से आवाज लगा रहा था। जानकी उसकी आवाज सुनकर अपनी बहू माला से कहती है, अरे ओ बहू, जरा बाहर जाकर तो देख कौन आया है, कब से आवाज लगा रहा है। जी माँ जी, अभी देखती हूँ कौन आया है, वो भी इतनी सुबह सुबह।
अपनी सास के कहने पर माला जब बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर एक भिखारी कटोरा लिए खड़ा है, जिसे देखकर माला को अपनी सास की कही हुई बातें याद आती है और वो तुरंत उस भिखारी को घर में ले आती है और अपनी सास के बगल में बैठा देती है। हालांकि जब भिखारी जानकी के बगल में बैठ जाते हैं और जानकी को बदबू आती है, तब जानकी उस भिखारी की तरफ देखकर चौंक जाती है और तुरंत वहाँ से उठ खड़ी होती है। अरे रे बहू, ये कौन है? तू किस भिखारी को घर ले आई है? तेरे जान पहचान का है क्या ये? अरे नहीं माँ जी, ये भला मेरी जान पहचान का क्यों होगा? मेरे रिश्तेदार तो ऐसे नहीं है। आपके रिश्तेदारों का तो पता नहीं मुझे। तो किस खुशी में इसे घर के अंदर लेकर आ गई, जरा ये भी बता दे। माँ जी, कल ही तो आपने कहा था कि दरवाजे पर कोई भी आए उसकी इज्जत करनी चाहिए, तो लीजिए मैंने इन्हें घर के अंदर ही बुला लिया। क्यों, सही किया ना मैंने? मेरी माँ, मुझे माफ कर दे जो मैंने तुझसे ऐसी बातें कही, और अभी के अभी इस भिखारी को घर से बाहर निकाल। माँ जी देखिए, अभी आप अपनी बातों से मुकर रही हैं। आपने कल ही मुझे कहा था ना कि दरवाजे पर कोई भी आए उसे इज्जत से घर के अंदर लेके आना, तो मैंने भी इस भिखारी को इज्जत से घर के अंदर लाई हूँ, लेकिन आप इन्हें भगा रही हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अभी के अभी घर से भगा, ये मैं कह रही हूँ। माला भी अपनी सास की बात मानकर भिखारी को घर से निकालते हुए कहती है, चलो जाओ यहाँ से। मेरी माँ जी ने कहा है भिखारी को घर में नहीं लाना, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये सब अपने दरवाजे पर खड़ी जानकी की पड़ोसन विमला देख लेती है और वो तुरंत यहाँ का सारा माजरा जानने के लिए जानकी के घर आ पहुँचती है। अरे जानकी, अभी थोड़ी देर पहले तेरी बहू एक भिखारी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही थी। तो तूने उसे कुछ सिखाया नहीं है? गरीबों का अपमान नहीं करते। अरे मैं तो अपनी बहू की हरकतों से परेशान हूँ, तुझे क्या बताऊँ। और तो और वो भिखारी ये भी कह रहा था जाते जाते कि दोनों सास बहू पागल हैं। पता नहीं कहाँ मैं सुबह सुबह इन भिखारियों के मुंह लगने आ गया। बता, इतनी बेइज्जती करवा रखी है तुम सास बहू ने। अरे विमला, तुझे तो कुछ बताने लायक बचा भी नहीं है। मैं अपनी बहू से इतनी परेशान हो चुकी हूँ। अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। मैं तो तेरे घर ही आ रही थी, तभी मैंने उस भिखारी को देख लिया। खैर वो सब तू छोड़, तुझे पता है अपनी पड़ोसन रमा की सास निपट ली। चल जरा उसे देख कर आते हैं, वरना कल को तेरे और मेरे निपटने पर कोई नहीं आएगा। कह तो तू सही रही है, रुक अपनी बहू को बता कर आती हूँ, वरना खामखा पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगी कि मेरी सास भाग गई। जानकी अब अपनी बहू को ये बताने जाती है, लेकिन जानकी की बहू माला भी ये सुन लेती है और जाने की जिद करने लगती है। ऐसे में जानकी भी अपनी बहू को साथ लेकर जाती है। वहाँ सब रो धो रहे होते हैं, तभी विमला जानकी से कहती है, अरे अभी देख रमा को कितनी नौटंकी कर रही है। वैसे तो अपनी सास को कभी खाना पानी नहीं पूछती थी। हाँ, एकदम सही कह रही है तू। अब 4 लोग इकट्ठा हुए तो थोड़ा नाटक तो करना पड़ता है ना। तभी विमला की नजर जानकी की बहू माला पर जाती है, जो लोगों की भीड़ के साथ सेल्फी ले रही होती है। सत्यानाश हो तेरी बहू का, कैसे सेल्फी लिए जा रही है। अरे इसको लेकर घर जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ यहाँ 2-2 जनाजे उठ जाएं। हे प्रभु, इसीलिए इस औरत को मैं कहीं लेकर नहीं जाती। इसकी हरकतों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। विमला, तू यहाँ देख, मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। जानकी बिना समय गवाए अपनी बहू का हाथ पकड़कर सीधे घर आ जाती है और घर आते ही अपनी बहू से कहती है, वहाँ किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग चल रही थी, जो तू सेल्फी पर सेल्फी लिए जा रही थी। इतनी बेशरम कैसे हो सकती है तू बहू? माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि एक ना एक दिन मरना तो सबको है, लेकिन जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि 4 लोग बोले कितनी पागल औरत है। हे प्रभु, मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरे मत्थे ऐसी बहू मर दी आपने। जानकी तो अपनी बहू से काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन वह सोच रही थी कि अब अपनी बहू को सुधारे तो सुधारे कैसे। एक रोज विमला के साथ जानकी देर शाम अपनी बहू को बिना बताए बाजार के लिए निकल जाती है। तेरी नौटंकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर आज तेरी बहू कहीं मायके तो नहीं चली गई? आहिस्ते बोल, अपने कमरे में टीवी देख रही होगी। अगर सुन लिया तो हमारे साथ बाजार जाने की जिद करने लगेगी। सही कह रही है तू। वैसे भी जहाँ जाती है वहाँ बदनामी ही करवा देती है। छोड़, चुपचाप चल लेते हैं बाजार। विमला और जानकी बाजार पहुँच जाते हैं। इधर कुछ देर बाद जब माला हॉल में आती है तो अपनी सास को ना पाकर परेशान हो जाती है और वह अपनी सास को फोन भी लगाती है, लेकिन जानकी अपनी बहू का फोन ही नहीं उठाती। अब ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं और माला को अब चिंता होने लगती है
और वो घर के बाहर आकर रोने धोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अरे कोई तो मेरी माँ जी को ढूंढ लाओ, ना जाने कहाँ चली गई है। मुझे माँ जी पर पहले तो शक था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो पान वाले लाल बहादुर के साथ भाग जाएंगी। अरे बहुत बुरा हुआ बिटिया तेरे साथ। वैसे मुझे पहले से ही तेरी सास पर शक था कि उसको उस पान वाले बहादुर के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मोहल्ले की बात थी तो मैं भी चुप रह गई। देखिए ना काकी, ये मेरी माँ जी ने ये क्या कर दिया। माला ने तो रो धोकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन कुछ देर बाद विमला और जानकी बाजार से लौटते हैं। जानकी अपने घर के बाहर भीड़ देखकर विमला से कहती है, अरे विमला देख तो मेरे घर के आगे कितनी भीड़ लगी है। ये मोहल्ले के लोग मेरे घर के बाहर भीड़ क्यों लगाए खड़े हैं? अरे जल्दी चल, जरूर तेरी बहू ने कोई नया ड्रामा खड़ा कर दिया होगा। जब विमला और जानकी वहाँ पहुँचती है तो सभी जानकी को घूरने लगते हैं और उस भीड़ में से एक औरत जानकी से कहती है, अरे बहन, तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई जो उस पान वाले लाल बहादुर संग चक्कर चला रही हो? वो तो भला हो तुम्हारी बहू का, जिसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। हमने तो सोचा तुम उसी के साथ निकल ली। राम रे राम जानकी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू मेरे साथ उठती बैठती खाती पीती सब कुछ है, लेकिन आज तक मुझे भी भनक नहीं लगी कि तेरा इस पान वाले के साथ चक्कर चल रहा है। चुप कर तू। और बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अरे तुझसे तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। तू भूल गई मैंने तुझे कहा था कि उस लाल बहादुर के साथ किसी दिन अपनी पड़ोसन रमाना भाग जाए। माँ जी आप लौट आई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप वापस आ गई। और अगर आपने ऐसा कहा था, शायद मैंने ही गलत समझ लिया। जानकी इतनी बदनामी हो गई, उसका क्या? नहीं जानकी, अब तो इसको सबक सिखा ही दे। मैं तो कहती हूँ कि इसे कुछ महीने के लिए इसके मायके छोड़ दे, तभी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू एकदम सही कह रही है विमला, ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है। देख तो जरा, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर रखा है इसने, और ना जाने उनके सामने इसने क्या क्या बका होगा। अरे जानकी बहन, तुम्हारी बहू ने तो हमें बताया कि तुम उस पान वाले के संग भाग गई हो, लेकिन जो भी हो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा उस पान वाले लाल बहादुर के साथ चक्कर है। तू जाती है यहाँ से मार खाकर जाएगी। जानकी के चरित्र के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अपनी जानकी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानकी की बहू जो जानकी की खूब बदनामी करवाती है। अब जानकी भी अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी और वो अब विमला की बात मानकर अपनी बहू को कुछ महीने के लिए उसके मायके भेज देती है। भीमपुर गांव में शीतल नाम की एक बुजुर्ग बुढ़िया रहा करती थी। शीतल के 2 बेटे थे, लेकिन दोनों ही बेटे काफी समय पहले शहर रहने जा चुके थे। लेकिन शीतल आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी और ऐसे ही शीतल को काफी साल बीत गए थे और शीतल अपनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर खेती बाड़ी कर अपना पेट पालती थी। अरे ओ शीतल काकी, क्या बात है, आजकल आपको सुबह सुबह मंडी जाते हुए थी मैं। हाँ हाँ, तू तो जानती है ना, घर के पीछे जो मैंने परवल की खेती की है वो काफी अच्छी खासी हुई है, तो वो बेच के आती हूँ मंडी। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। अच्छा, वैसे कौन सा खाद डाला है परवल में, जो परवल के पत्ते ज्यादा ही परवल पे नजर आ रहे हैं? तुझे हर चीज में घुसने की आदत है। मैंने अपने परवल के खेत में कुछ भी डाला हो, तुझे उससे क्या? अच्छा तू बता, किस काम से आई थी? अरे काकी, आप तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस पूछ रही थी। वैसे भी इस उम्र में गुस्सा चिड़चिड़ापन आम बात है। वैसे तो मुझे गुस्सा और चिड़चिड़ापन नहीं आता, लेकिन तेरी शक्ल देख लूं तो पूरा दिन खराब हो जाता है। हाँ हाँ, जा ही रही हूँ। आपको तो मुझे देखते ही इतनी दिक्कत और परेशानी होने लगती है। इतना बोलकर रज्जो शीतल के घर से चली जाती है और शीतल हमेशा रज्जो को खुद से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि सारा गांव जानता था कि रज्जो एक नंबर की लालची है। एक रोज गांव का ही रामू शीतल के घर आता है। अरे शीतल काकी, कैसी हो? सुना है परवल की खेती इस बार खूब अच्छी हुई है आपकी। अरे रामू, अच्छा वाह, तू शहर से आ गया। मुझे तो पूरे गांव वालों ने परवल की खेती को लेकर सुना सुना कर कान पका दिए हैं। अरे गांव वाले हैं ही जलनखोर। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो अब मैं ही आपके परवल को मंडी ले जाया करूँगा। सुबह मिलते हैं काकी, बस अभी अभी आया हूँ।
रामू शीतल के बेटे अमित का दोस्त था और अमित के शहर जाने के बाद से रामू शीतल की देखरेख किया करता था। अब अगली सुबह शीतल उठकर अपने घर के पीछे वाले खेत से कई सारी टोकरियां परवल तोड़कर उसे बोरियों में भर देती है और 4-5 बोरी परवल को शीतल अच्छे से पैक करके देती है। जब रामू परवल लेने आता है तो रज्जो शीतल और रामू को देख रही होती है। अरे बाप रे, देखो जरा, इतने छोटे से खेत में इस बुढ़िया के कितने परवल उगा लिए हैं और बोरी भरते जा रही है, तब भी बोरियां मिल नहीं रही है परवल रखने के लिए। लेकिन एक दिन में ऐसा कैसे हुआ जब इसने कुछ किया ही नहीं है? तो रज्जो बेटा, आज परवल तू ही ले जा, सब्जी बना लियो। तुम एकदम ठीक कह रही हो रज्जो, इस बुढ़िया का कुछ तो करना ही होगा। और ये रामू शहर से आ गया है, अब ये इस बुढ़िया के आगे पीछे दुम हिलाता मिलेगा। मैं तो कहती हूँ इस बुढ़िया के परवल के खेत को बर्बाद ही कर देते हैं, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। लगता है ऐसा ही कुछ करना होगा रज्जो, वरना ये बुढ़िया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी और रामू का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। ये रामू भी कम लालची थोड़ी है। रामू शीतल के परवल की बोरियों को कर मंडी ले जाकर बेचकर शीतल को अच्छे खासे पैसे लाकर देता है। अब ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रोज ही शीतल परवल तोड़कर बोरियों में भर दिया करती है और गांव का रामू शीतल के परवल को मंडी में बेच आया करता था। अब देर रात रज्जू और जग्गू कम्बल ओढ़कर अपने मुंह को ढके हुए घर से निकलते हैं। अगर इस दवा ने काम नहीं किया तो तुम देख लेना तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगी। अरे तुम्हें याद नहीं, मुखिया जी के आलू के खेत में हमने यही कीटनाशक दवाई डाली थी और उनके खेत के आलू के सारे पौधे जलकर राख हो गए थे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी काम पे लग जाते हैं और एक भी परवल का बेल मत छोड़ना जिस पर ये दवा छिड़की ना हो। अब दोनों पति पत्नी शीतल के घर के पीछे परवल के पेड़ पर कीटनाशक दवा छिड़ककर हंसी खुशी घर लौट कर आते हैं। अब अगली सुबह जैसे ही शीतल परवल के खेत पहुंचती है तो वे खेत का नजारा देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ये क्या, एक बेल में 10-10 परवल लटके हुए हैं? मैंने तो कल बस परवल के खेतों में पानी दिया था। चलो जो भी है अच्छा है, आज तो 4 गुना ज्यादा परवल उगाए हैं। शीतल खुद से ये कह ही रही होती है कि तभी रामू भी वहाँ आ जाता है और रामू भी परवल से लदे खेत को देखकर खुश होकर शीतल से कहता है, अरे शीतल काकी, परवल के पत्तों से ज्यादा तो यहाँ परवल नजर आ रहे हैं। क्या बात है, खेत का नजारा देखते ही बन रहा है। अरे रामू, ये सब मेहनत और कर्मों का नतीजा है। बस मेहनत करो और अच्छे कर्म करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। आप ठीक कहती हैं काकी, तभी तो मैं भी बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही रामू और शीतल परवल तोड़ने जाते हैं तो वो देखते हैं आधे से ज्यादा परवल तो खराब हो रहे हैं। ये देखकर शीतल रामू से कहती है, परवल तो अच्छे आए हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर परवल सड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ काकी, आप एकदम सही कह रही हैं। और ऐसे परवल तो मंडी में 4 आने के भाव भी नहीं बिकेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है रामू। काकी आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या ही किया जा सकता है? इन परवल को तोड़कर छांटना तो होगा ही ना। शीतल और रामू मिलकर सारे परवल खेत से तोड़ लेते हैं। उसके बाद वे सड़े हुए परवल छांटकर अच्छे परवल को रख देते हैं। काकी, ये परवल तो मंडी में बिकने से रहे, और अगर आज मैं मंडी नहीं जा पाया तो खाने पर आफत हो जाएगी। जो ही आप मुझे मंडी जाने के 200-300 रुपये देती थी वह भी नहीं आएंगे। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। बता ना, अब इस परवल का क्या करें? इतना सोच क्यों रहा है? जो तेरे मन में है वो बोल देना। मेरी पत्नी को परवल की मिठाई बनानी आती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं भी राधा की परवल मिठाई बनाने में मदद करूंगी और तू जाकर रेडी पर उस परवल मिठाई को बेच आना। गांव में लोगों के लिए स्पेशल और नई नई चीजें भी रहेंगी। रामू सभी परवल को अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रज्जू और जग्गू सोकर उठते हैं तो शीतल को सड़े हुए परवल टोकरी में इकट्ठा करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी शीतल के पास आते हैं। अरे शीतल काकी, क्या है ये? क्या हो गया? इतने सारे परवल सड़ कैसे गए?
अरे काकी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। आपके इन सड़े परवल को देखकर लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। देखो तो परवल में से बदबू आ रही है। अरे जाने दे बेटा, जिस किसी ने भी किया होगा, अब आगे की किस्मत में रोना लिखा है। मेरी बद्दुआ लग गई तो 7 पुश्तों तक पीछा नहीं छोड़ेगी। हाय काकी, काहे बेचारे को बद्दुआ दे रही हो सकता है आपने उसे परवल दिया ही ना हो, या फिर उसे आप खड़ी खोटी सुनाती हो, इसलिए उसने जलन के मारे आपके साथ ऐसा किया है। तुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो करने वाले को बद्दुआ दे रही हूँ और दूंगी भी। इस उम्र में मुझ बुढ़िया को परेशान कर रहा है। रज्जू और जग्गू कुछ देर के बाद शीतल को परेशान करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन देर शाम रामू ठेले पर परवल मिठाई बेचता है। जग्गू और रज्जू को दिखता है। अरे रज्जो भाभी, परवल मिठाई ले लो, एकदम ताजा है और स्वादिष्ट भी। अच्छा, तो अब तू और शीतल काकी मिलकर परवल मिठाई बेचने लगे हो? क्या बात है, लगता है परवल से करोड़पति बनकर ही मानेगी ये बुढ़िया। क्यों, अगर शीतल काकी करोड़पति बन गई तो आपके घर के सामने उनका महल आपसे देखा नहीं जाएगा। चलो चलो, अभी रास्ता छोड़ो और मुझे काम धंधा करने दो। रज्जू और जग्गू तो इस बात से खुश थे कि उन्होंने शीतल की फसल को तबाह कर दी। लेकिन शीतल और रामू तो यहाँ अपना दिमाग चलाकर दूसरा बिजनेस बना चुके थे और हर दिन वह दोनों परवल की मिठाई बनाकर गांव-गांव बेचते रहे थे, जिससे उन्हें मंडी में सब्जी बेचने से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। अगर तू ना होता तो मैं भी हिम्मत ही हार चुकी थी। ना जाने किस अभागे को मुझ बुढ़िया के परवल की खेती से दुश्मनी थी, जो वो मेरे परवल पर कीटनाशक दवाई डाल गया। लेकिन जो भी है अच्छे के लिए हुआ है। आप बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ना वह कीटनाशक दवा परवल पर वो डालकर जाता और ना ही हम परवल मिठाई बना पाते। वैसे काकी, अपनी परवल मिठाई अब फेमस होती जा रही है। जहाँ एक तरफ शीतल को रज्जू बर्बाद करने की सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ शीतल और रामू मिलकर परवल मिठाई बेचकर गांव में फेमस होते जा रहे थे। अनुराधा एक बहुत ही घमंडी औरत थी। उसकी बहू राधिका एक गरीब परिवार से थी, जिसके चलते वो कभी भी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक दिन सुबह के समय राधिका बीमार हालत में रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसके हाथों से कप का सेट नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी अनुराधा गुस्से में वहाँ आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू इतने महंगे कप के सेट को तोड़ने की? अब इसका पैसा क्या तेरा बाप देगा? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी से साफ कर देती हूँ। करमजली, इसको साफ करने से क्या होगा? मेरे इतने महंगे कप का सेट वापस थोड़ी ना आ जाएगा। पता नहीं मेरे कौन से कर्म फूटे थे जो तुझ जैसी गरीब और फटीचर घर की लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना दिया। तू तो इस घर में नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। माँ जी, आप जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती है। मेरी जो भी हालत है वो आपसे छिपी तो नहीं है। आपने सब कुछ जानते हुए अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई थी, तो फिर अब क्यों मुझसे परेशान हो आप, जो आप मेरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती हो? हाँ हाँ करमजली, ये सब तो मेरी ही गलती है। मुझे ये तो पता था कि तू गरीब घर की है, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि तेरा बाप इतना गरीब है कि अपनी एक लौती बेटी को बिना कुछ दिए ही खाली हाथ उसके ससुराल भेज देगा। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी अपने बेटे की शादी करवाती ही नहीं। माँ जी, अगर ऐसी बात थी फिर आपने शादी के समय ऐसा क्यों कहा था कि आपको सिर्फ उनकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं, आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है? हाँ, तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? मेरे घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है, सिवाय एक अच्छी बहू के। देख, तुझे मुझसे जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम कर और एक कोने में पड़ी रह, समझ गई? अनुराधा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर राधिका को बहुत दुख होता है। वो अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी उसका पति उमेश वहाँ आता है। क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मैंने इन्हें माँ जी की हरकतों के बारे में बता दिया तो इनका दिल टूट जाएगा और माँ बेटे के बीच में दरार आ जाएगी। मेरा चुप रहना ही ठीक है। तुम चुप क्यों बैठी हो? अरे मुझे कुछ तो बताओ। अरे मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी। अरे कुछ तो बोलो। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं ठीक हूँ,
थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसीलिए रो रही थी। मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। तुम भी ना बिल्कुल बच्ची हो। तुम्हें रोते हुए देख कर ना मैं तो डर ही गया था। सर दर्द हो रहा है ना तुम्हें? चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ, इसमें रोने की क्या जरूरत है। उमेश इतना कहकर राधिका को जबरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे दवा दिलवाता है। कुछ दिन बाद राधिका की तबीयत ठीक हो जाती है। जहाँ एक तरफ राधिका अपनी सास के बुरे बर्ताव से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले पति को पाकर खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और उमेश को किसी काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ता है। तभी अनुराधा का भाई अशोक उससे मिलने के लिए उसके घर आता है और अनुराधा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। भैया, आज आप कितने दिन बाद आए हैं? आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें ही तरस गई थी। मैंने आपको बहुत याद किया। अरे मेरी बहना, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। मेरा भी मन तेरे बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करूँ, काम है वो तो करना ही पड़ेगा। खैर ये सब छोड़, और बता सब ठीक है ना? और वो उमेश कहाँ है? हाँ भैया, सब ठीक है। उमेश किसी काम से बाहर गया है, कुछ टाइम बाद लौटेगा। ये लड़की कौन है? कोई नई नौकरानी रखी है क्या? भैया यही समझ लीजिए। कहने को तो इस घर की ये बहू है, लेकिन मैं इसे नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं समझती। क्या? ये क्या बोल रही हो? उमेश की शादी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर मैं तो उमेश के लिए एक बहुत ही अमीर घर की लड़की का रिश्ता लेकर आया था, लेकिन उसकी शादी हो गई है। ये बात कर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं क्या ही बोलूं भैया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी तो मेरे सोने जैसे लड़के के गले में ये गरीब फटीचर लड़की पड़ गई है। अब तू क्या खड़ी होकर हमें घूर रही है? जाकर अपना काम कर, यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें मत सुन। अपनी सास की बातें सुनकर राधिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अशोक अनुराधा को उसकी बहू को रास्ते से हटाने का तरीका बताता है और बाद में उमेश की शादी किसी अमीर घर की लड़की के साथ करवाने का वादा भी करता है। अपने भाई की बातों में आकर अनुराधा अगले ही दिन से राधिका के साथ बड़ा ही साधारण व्यवहार करने लगती है और उसे कोई भी काम नहीं करने देती। ये सब देखकर राधिका को बड़ी हैरानी होती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप ठीक तो हैं? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बहू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे क्या होगा? नहीं, लेकिन कोई तो बात है जो आप कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। आज तक आपने मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की और आज मुझे घर का काम नहीं करने दे रही हो। आखिर आप अपनी इस गरीब बहू पर इतने मेहरबान क्यों हैं? बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब मैं तेरे साथ गलत व्यवहार करती थी तब भी तू मुझे गलत बोलती थी। आज मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो भी तू मुझे गलत समझ रही है। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत मत समझिए। आपके इस व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ। अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अपनी सास के बदले हुए रूप को देखकर राधिका बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपनी सास की मेहरबानी के पीछे छुपी सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन वो तैयार होकर अपनी सास के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और उसे नई साड़ी पहने हुए देखकर उससे कहती है, क्या बात है बहू रानी, आज तो बड़ी नई नवेली साड़ी पहनकर चमक धमक कर तैयार हो रही है। तेरी सास घर पर नहीं है क्या? क्योंकि अगर वो घर पर होती तो तुझे ऐसा सजने संवरने नहीं देती, क्योंकि तू उसके लिए तो नौकरानी है। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही है। अब मेरी सास बदल गई है। वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उन्होंने मुझे इस घर की बहुरानी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ही मुझे ये साड़ी पहनने के लिए दी है और वही मुझे आज अपने साथ बाहर भी घुमाने लेकर जा रही है। अरे बाप रे, आज तेरी सास गरीब बहू पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? जरूर इसके पीछे कोई राज है। तू जरा अपनी सास पर नजर रखियो, वह गिरगिट है गिरगिट। उसके जैसे रंग बदलने वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बहू थोड़ा संभल कर रही हो। आंटी जी आप ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहू उन सब बातों पर ध्यान मत दे जो मैंने बोला है। तू उन बातों पर ध्यान दे। थोड़ा सतर्क रहियो अपनी सास से, थोड़ा बच के। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राधिका अपनी सास को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो अपनी सास को अपने भाई से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है कि वो उसे किडनैप कराने के लिए घर से बाहर लेकर जा रही है। जिसे सुनकर वो अपनी सास की सारी चालाकी समझ जाती है और कमरे में जाकर बोलती है, माँ जी आप इतना गिर सकती है, ये मैंने अपनी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। आपको मुझसे और मेरी गरीबी से इतनी नफरत है कि आपने मुझे किडनैप करवाने का फैसला कर लिया। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता लग गई।
अब तक मैं चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपकी सारी सच्चाई मैं उमेश जी को बता दूंगी। आपकी मेहरबानी का सारा राज मेरे सामने आ गया है। बहू तू मुझे गलत समझ रही है। मैं अभी तक आपको गलत समझ रही थी, लेकिन अब मैं आपको बहुत सही समझ रही हूँ। मैंने आपका दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। आप मुझे इस घर से निकालना चाहती थी ना, मैं खुद ही जा रही हूँ अब। अपनी सास की सच्चाई जानने के बाद राधिका एक पल भी अपने ससुराल में नहीं रहती और अपनी सास की सारी मेहरबानियों के बदले वो हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर चली जाती है। आखिरकार आज मेरी शादी हो रही है, वो भी इतनी अच्छी लड़की से जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं। प्रतीक फिलहाल अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसकी शादी हो रही है, इसीलिए उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। प्रतीक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके पास अमली आती है और उसे छूते हुए प्यार से कहती है, कहाँ गुम हो? शादी करनी है ना, या इरादा बदल दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं वादा करके कभी पीछे नहीं हटता, और वैसे भी तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता अब। तो चले फिर, मुहूर्त निकलता जा रहा है। ठीक है चलो। अब प्रतीक और अमली खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अमली प्रतीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अमली प्रतीक के बिना कुछ कहे ही उसकी बात को समझ जाती और उसके मन का ही सब किया करती। प्रतीक ये सब देख रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतने प्यार करने वाली लड़की कैसे मिल गई। अमली के ये सारे एफर्ट्स देखकर उसे अपने बीते हुए कल के अनचाहे पल याद आते हैं कि उसने ऐसे ही किसी से टूटकर प्यार किया था, और वो सब किया था जो अमली उसके लिए कर रही थी। प्रतीक ये सब सोचकर भावुक हो जाता है। अमली प्रतीक के पास आकर उसे ख्यालों से बाहर निकाल कर कहती है, सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है जाओ। खाना बना दिया है, खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, ध्यान से जाना। अमली अब मार्केट के लिए निकल जाती है। प्रतीक भी अपने कमरे में लेट जाता है और अपने बीते लम्हे सोचने लगता है। एक दिन प्रतीक कॉफी शॉप में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। ऋतु को आने में काफी देर हो जाती है, तो प्रतीक को चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल करता है। कहाँ हो यार? आ रही हूँ यार, रेडी होने में टाइम तो लगता है ना। ओके जल्दी आओ। थोड़ी देर बाद ऋतु प्रतीक के पास आ जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर प्रतीक का सारा गुस्सा उतर जाता है और वो बोलता है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। सिर्फ अच्छी और कुछ नहीं? अब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ में कुछ कह सकूं। बस मुंह में आया तो मैंने बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। तुमने कुछ ऑर्डर किया या बस ऐसे ही बैठे थे जब से? तुम्हारा इंतजार करते करते 5 बार कॉफी पी चुका हूँ। अब तुम आ गई हो, कुछ खा भी लूंगा। अब वो दोनों खाने का ऑर्डर दे देते हैं और कुछ देर में खाना आ जाता है। दोनों साथ में खाना खाने के बाद प्रतीक अब ऋतु से बोलता है, सुनो ना, मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि विल यू मैरी मी? क्या तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम करते हो, और मुझे तुम जैसे इंसान में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर ऋतु बिना प्रतीक की फिक्र किए वहाँ से उठकर चली जाती है। और इधर प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ आखिर हुआ क्या, और उसका दिल टूट जाता है। वो बस यूं ही शौक में खड़ा रहता है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और उससे बोलता है, सर आपका बिल। हाँ? अब प्रतीक वेटर को पैसे देकर वहाँ से उदास होकर चला जाता है और बाहर जाकर ऋतु को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। प्रतीक बस परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है और खुद से बात करते हुए सोचता है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? अब प्रतीक पागलों की तरह बस उसे खोजता रहता है, पर ऋतु की उसे कोई खबर नहीं मिलती। वो उससे दूर जा चुकी थी। यूं ही वक्त गुजरता है। अब प्रतीक को भी अकेले जीने की आदत सी हो गई। वो हालातों से समझौता कर लेता है, पर उसके दिल में अब भी कहीं न कहीं ऋतु की यादें जिंदा थी। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो अपनी ऑटो से उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लंबा जाम लगा था। तभी उसके बगल में एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर बैठे हुए आदमी का हेलमेट जैसे ही उतरता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक लड़की थी, जिसे देखते ही प्रतीक के दिल में कुछ हलचल सी होती है। प्रतीक को अपने ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी, तो वो खुद से सोचता है, ये लड़की अगर मुझे ऑफिस छोड़ देगी अपनी बाइक पे तो कितना अच्छा होगा ना। एक काम करता हूँ, इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता छोड़ दे।
अगर इसने छोड़ दिया ना तो अच्छा होगा, ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊंगा। प्रतीक अब हिम्मत करके उस लड़की से बात करता है। सुनिए। जी। हेलो, वो मेरा नाम प्रतीक है और मुझे ना ऑफिस जाने के लिए बहुत देरी हो रही है, तो क्या आप मुझे अपनी बाइक पे ड्रॉप कर सकती हैं? ओके, बैठ जाइए। फिर वो लड़की जिसका नाम अनीता था प्रतीक को ऑफिस ड्रॉप करती है। वो टाइम से अपने ऑफिस पहुंचकर बहुत खुश था। अनीता वहाँ से जाने लगती है कि प्रतीक उसे टोकता है। मिस सुनिए जरा। अनीता नाम है मेरा। और कहीं ड्रॉप करना है क्या आपको? नहीं, बस आपको थैंक यू बोलना था। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अब अनीता वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। प्रतीक के मन में अनीता का चेहरा घूमने लगता है। उसे बहुत खुशी थी और वो सोचता है, यार कितनी अच्छी लड़की थी और सुंदर भी बहुत थी। पता नहीं किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है या नहीं। प्रतीक उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन वो दोबारा से जाम में फंस जाता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फंसा था। इस बार भी अनीता उसके बगल में आकर अपनी बाइक को रोकती है। प्रतीक अनीता को देखता है तो उसे खुश होते हुए कहता है, हेलो, थैंक यू, आप आ गई। अरे आप, क्या बात है। लगता है हमारी किस्मत में हमारा मिलना लिखा है, इसलिए तो बार बार हम मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफिस छोड़ दूं आपको? आज ऑफिस नहीं जाना है। अच्छा, तो फिर कहीं और? वो अगर आप फ्री हो तो क्या आज आप मेरे साथ चलोगी? वो क्या है ना, अकेला हूँ, कंपनी मिल जाएगी। वैसे कहाँ जाना चाहते हो आप? आप चलेंगी सच में? हाँ, सोच तो रही हूँ कि चल ही लेती हूँ। अनीता की बात सुनकर प्रतीक खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ बैठकर वो दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। यूं ही दिन गुजरते हैं और दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते। अब प्रतीक को अनीता से प्यार हो जाता है। एक दिन वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है। अनीता उससे मिलने जाती है और अनीता कहती है, क्या बात है प्रतीक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? फिर प्रतीक अनीता को अपने दिल की बात बताता है। उसकी बातों को सुनकर अनीता बहुत चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है। फिर वो प्रतीक को कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने? तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अनीता की ये बात सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसका दिल चकनाचूर हो जाता है और उसे ऋतु वाला हादसा याद आता है। उसने भी उसके साथ ऐसा ही तो किया था। फिर अनीता उससे कहती है, मुझे माफ कर देना प्रतीक, पर जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा तो कुछ भी नहीं है और शायद अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से प्रतीक प्यार के खेल में अकेला रह जाता है और वहाँ पर तन्हा खड़ा होता है। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद प्रतीक की जिंदगी में एक और लड़की आती है और इस बार वो प्रतीक से बिल्कुल वैसा ही प्यार करती जैसा कि वो आज तक सबसे करते आया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमली थी। प्रतीक ये सब सोच रहा था कि अमली घर वापस आती है और प्रतीक को कहती है, खाना खाया या नहीं खाया? साथ में खा लेंगे। ऐसे प्रतीक की जिंदगी में सच्चा प्यार आ जाता है। भले ऋतु अनीता के रूप में नहीं बल्कि अमली के रूप में। वो अमली के साथ खुशी खुशी रहता है।